अब चाहे तो आप फंक्शन का कीवर्ड लिख के इस तरह डिफाइन करें तो भी वैलिड है, चाइल्ड कंपोनेंट इस तरह से, और यहाँ नहीं दिखा था रिटर्न स्टेटमेंट लगा दें, और इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। आज तक आप ये करते आए, ये चीज़ बिल्कुल वैलिड है। ये क्या है, आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन के कीवर्ड से। अगर आप लोगों को याद हो तो क्वार्टर 1 में हमने फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ फंक्शन एक्सप्रेशंस भी पढ़े थे। फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब एरो फंक्शंस, याद है एरो फंक्शंस? तो आप चाइल्ड कंपोनेंट में किसी भी कंपोनेंट में फंक्शन कीवर्ड के साथ साथ या फंक्शन कीवर्ड की जगह आप एरो फंक्शंस भी लगा सकते हैं। अब वो किस तरह होता है, वो ऐसे होता है। अच्छा, एक और चीज़, फंक्शन के कीवर्ड में चाइल्ड एक्सपोर्ट लगाना हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो फंक्शन के कीवर्ड से आप कंपोनेंट को अपने डिफाइन कर रहे हो या एरो फंक्शन से। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाना लाजमी है। अब आपकी मर्जी है कि फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ, जो यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे भी है, इस फंक्शन के कीवर्ड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी मर्जी है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ सबसे आखिरी लाइन में लगाएं तो भी वैलिड है, या फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप ऊपर ही लगा दें इस तरह से। दोनों एक ही बात है। ये रिटर्न में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फिलहाल इस वक्त कोई HTML रिटर्न नहीं करा है। देखिए सारे एरर चले गए। तो फंक्शन के कीवर्ड के साथ आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऊपर लिखें या सबसे आखिरी लाइन में लिखें। सबसे आखिरी लाइन में लिखेंगे तो क्या होगा भाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ साथ कंपोनेंट का नाम भी लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो आखिरी आपके पास कंपोनेंट का नाम आ रहा था वो खुद ब खुद यहाँ से उस पहली लाइन से उसको पिक कर लेगा। भाई पहली लाइन में भी तो फंक्शन का नाम, कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ ही है ना, तो उसको वो वहाँ से पिक कर लेगा। तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, अब एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करें भाई? सबसे पहले आप लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद सीधा सीधा अपने फंक्शन का नाम, मैंने यहाँ लिख लिया चाइल्ड कंपोनेंट इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट्स एरो और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने रिटर्न में अपनी HTML रिटर्न करवा दी इस तरह। ठीक हो गया जी। चाइल्ड कंपोनेंट आपने यहाँ पे इसको इस तरह लिख लिया। अच्छा, जब चाइल्ड कंपोनेंट की बारी आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगा, चाइल्ड कंपोनेंट इस तरह से। ठीक है, सारे एरर चले गए मेरे। तो जब आप कंपोनेंट बनाते हैं तो आपकी मर्जी कि आप फंक्शन का कीवर्ड यूज करें या एरो फंक्शन यूज करें, आप दोनों तरह से अपने कंपोनेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं तो आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप लास्ट लाइन में लिखें या पहली लाइन में लिखें, ठीक है। और जब एरो फंक्शन की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लाजमी है, आप रिस्ट्रिक्टेड है, एरो फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप आखिरी लाइन में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखेंगे, आप पहली लाइन में नहीं लिख सकते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के कीवर्ड के साथ है, एरो फंक्शन के साथ नहीं है। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन हमारी रह गई थी, मैंने कहा आज इसको बता दिया जाए। अच्छा, चाइल्ड कंपोनेंट बना लिया, दोबारा जो हमने लास्ट क्लास में किया था अब उसको हम रिपीट करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आया, मैं रिटर्न स्टेटमेंट में डिव लगाई मैंने, और यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को इस तरह से मैंने रिटर्न कर दिया, रेंडर करा दिया, और उसको ऊपर से मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। ये चीज़ तो हम आखिरी क्लास में देख चुके थे। मैं फिर से चाइल्ड कंपोनेंट में आया। अच्छा जी, हमारी यहाँ बात हो रही थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कि भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो कि प्रॉप्स क्यों लिख रहे हैं। भाई सिंपल है, देखिए इसका एक पर्पस है। आप सबको कंपोनेंट का पर्पस तो पता है। कंपोनेंट का पर्पस क्या होता है? वो HTML
वो यूआई, वो यूजर इंटरफेस जो बार 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 आप लोगों की फाइल में आ रहा, आप लोगों के प्रोजेक्ट में यूज हो रही हो, आप लोगों के वेब पेज पे यूज हो रहा हो, तो आप क्या करें, रिएक्ट नेक्स्ट जेएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस में उसका कंपोनेंट बनाओ। जैसे नेवबार है, भाई आपकी वेबसाइट में हो सकता है 10 20 50 पेजेस हो, और हर पेज पे नेवबार होता है, हर पेज पे फुटर होता है, ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, बार बार थोड़ी ना हार्ड कोडेड 50 अलग अलग जगहों पे हेडर बनाएंगे और 50 अलग अलग जगहों पे जो है फुटर बनाएंगे। आप रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस में क्या चीज फॉलो करेंगे, एक कंपोनेंट बना देंगे या हेडर फुटर की एक अलग से फाइल बना देंगे, और बार बार उसको यूज करके रेंडर करके आप जो है वो उसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, ये कंपोनेंट का आपको पर्पस तो पता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मेरे पास भाई बटन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये जो मेरे पास कंपोनेंट है ये नेवबार या फुटर की शक्ल में है। भाई हो सकता है मेरे जो है वो वेबसाइट में 500 10 20 50 जितने भी हो बटन भी हो सकते हैं। भाई वेबसाइट में बटन भी तो होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बटन का भी एक कंपोनेंट बना सकता हूँ और उसको बार 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 रीयूज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, भाई मैंने बटन का कंपोनेंट तो बना लिया, लेकिन बटन डॉट टी एस एक्स नाम की फाइल बनाई, या मैंने लिखा फंक्शन या एरो फंक्शन, मैंने लिखा कॉन्स्ट बटन। अब ये बटन वो एच टी एम एल वाला बटन नहीं है, ये मेरा खुद का कंपोनेंट बटन है जो अभी अभी मैंने बनाया, इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन की तरह। इस तरह मैंने इसको जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ लिख दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बटन। ठीक है, और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट में मैंने एक बटन लगाया इस तरह का, जो कि ऑफ कोर्स HTML का टैग होगा, और यहाँ पे क्लास नेम मैंने बटन को कुछ क्लास नेम दे दी। जैसे मैंने लिख दिया px-4 py-2 bg-blue-600 और text-white और rounded-lg। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। सिंपल एक बटन का कंपोनेंट बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, बटन का मैंने कंपोनेंट बनाया एरो फंक्शन के थ्रू, और इसमें मैंने क्या किया, एक बटन HTML का जो नेटिव टैग होता है उसको मैंने रख दिया, कुछ टेलविंड की क्लासेस लगा दी, और अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, पेज डॉट टी एस एक्स में आके अपने इस बटन कंपोनेंट को मैं रेंडर कर दूंगा। सही है, ये काम तो आज तक आप लोग करते आए हैं, किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। देखते हैं, अपने ब्राउजर में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, देखें। ठीक है, इस बटन को थोड़ा मैं सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट काफ़ी है, ठीक है, जैसा भी है सही है। इसको बीच में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव लगा लेता हूँ, और यहाँ पे क्लास नेम देके इसको फुल डिस्प्ले डैश फ्लेक्स आइटम स्लैश सेंटर जस्टिफाई डैश सेंटर, इस तरह से मैं होपफुली ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे मेरा एक बटन बन गया। अब भाई एक चीज़ गौर करें, बटन मुझे चाहिए था, मेरी वेबसाइट में जितने भी बटन हो, मैं एक बटन का मैंने कंपोनेंट बनाया, और जितनी मर्जी हो सके मैं अपने बटन को अब यूज़ कर सकता हूँ, चाहे वो 10 बार यूज़ करूँ, 20 बार यूज़ करूँ, 50 बार यूज़ करूँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अब यहाँ पे आता है काम प्रॉप्स का। देखिए मैंने बटन तो बना दिया, लेकिन इस बटन के अंदर एक हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन के नाम का। आई रिपीट, मैंने बटन बना दिया, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। अब रीयूज कर करके आप जितनी मर्जी चाहे इसको रेंडर करा सकते हैं,
लेकिन इस बटन के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लॉगिन लिखा हुआ है। भाई मेरी वेबसाइट में अगर 50 बटन है तो जरूरी तो नहीं है ना, और ऐसा होता भी नहीं है कि हर मर्तबा 50 के 50 मर्तबा सिर्फ और सिर्फ वहां लॉगिन लिखा हुआ है। ऐसा ही है भाई, बटन बना लिया लेकिन उस बटन में जो टेक्स्ट है, अगर 50 बटन है तो हो सकता है 50 अलग अलग टेक्स्ट हो। तो जब भी मुझे कंपोनेंट चाहिए होता है ना, सेम HTML सेम यूआई चाहिए होती, तो मैं कंपोनेंट तो बना लेता हूं, लेकिन उस सेम कंपोनेंट में अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स जो है वो काम आते हैं। कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो, कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो वहां पे प्रॉप्स यूजफुल होते हैं। भाई एक लॉगिन का बटन है, हो सकता है एक बटन साइन अप का हो, एक बटन रीड मोर का हो, एक बटन जो है वो कोई भी साइन इन हो, लॉग आउट हो। सही है। तो जब भी कंपोनेंट के अंदर यूआई के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए, डाटा आप ये जहन में रखिए, डाटा डिफरेंट चाहिए तो वहां पे प्रॉप्स काम आएंगे। भाई लॉगिन तो काम आ गया, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा बटन जहां पे लॉगिन का टेक्स्ट नहीं चाहिए, साइन अप का टेक्स्ट चाहिए, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स को यूज करूंगा। अब देख लेते हैं भाई, मैं पेज डॉट TSX में हूं, आप यूं एज्यूम कीजिए कि एक बटन मुझे प्रॉप्स पेज डॉट TSX में चाहिए, दूसरा चाइल्ड कंपोनेंट डॉट TSX में चाहिए, तीसरा लेआउट डॉट TSX में चाहिए। तीन अलग अलग बटन के मुझे तीन अलग अलग बटन तीन अलग अलग जगह यूज करने। तो कंपोनेंट तो मैं बना के उसको रेंडर करा दूंगा, लेकिन अलग अलग जगह पे यूज करने के बाद उसमें जो डाटा हो, जो टेक्स्ट लिखा हो वो भी अलग हो, तो यहाँ पे प्रॉप्स आएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बटन का कंपोनेंट है, अब प्रॉप्स कहाँ पास होते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में पास होते हैं ना। और किस तरह पास होते हैं, एरे बन के, फंक्शन बन के एट्रीब्यूट बन के, एट्रीब्यूट बन के पास होते हैं। बटन जहाँ पे रेंडर हो रहा है, जिस जगह पे रेंडर हो रहा है मैं वहां आया, एट्रीब्यूट की तरह इसको मैंने पास किया, कोई भी टेक्स्ट लिख दिया, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल BTN टेक्स्ट, कैमल केस में लिखा। कैमल केस में लिखना जरूरी है क्योंकि रिएक्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप चीज़ों को कैमल केस में लिखें। इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी अपनी वैल्यू पास कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल साइन अप, या यहाँ लॉगिन लिख दिया, ठीक है। ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट में काम खत्म हो गया, कंपोनेंट रेंडर कराया, एट्रीब्यूट पास किया और अपनी वैल्यू भी पास कर, ठीक है। अब ये यहाँ एरर आ रहा है, अब एरर क्यों आ रहा है, अब मैं आऊंगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में यानी बटन डॉट TSX में, यहां पर मैं आया, ठीक है। अब बताइए भाई, मैं चाइल्ड कंपोनेंट में आ गया, इस प्रॉप को या उस बटन टेक्स्ट को जो मैंने लिखा है, जो लॉगिन या जो भी वैल्यू मैंने पास की है, यहां पे उसको एक्सेस कैसे करूं, कर्ली कहां लगाऊं, कर्ली ब्रेसेस, लॉगिन की जगह हटा दिए, कर्ली ब्रेसेस, क्या चीज कहां डिफाइन करूं। भाई एक भाई कह रहे हैं हमारे, आपका नाम क्या सर, उस्मान भाई, उस्मान भाई कह रहे हैं कि प्रॉप्स नाम का सबसे पहले कीवर्ड डिफाइन होगा। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कहां पास होगा, कहां पे, राउंड ब्रैकेट्स, कौन से, ये जो रिटर्न वाले राउंड ब्रैकेट है, ये बटन के बाद ये वाले राउंड ब्रैकेट्स, पक्की बात है। यहां क्या लिखूं मैं, प्रॉप्स। ये प्रॉप्स कहां से मिले भाई मुझे, एग्जैक्टली भाई, जब भी कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट बनता है ना, तो बिहाइंड द सीन्स रिएक्ट खुद ब खुद एक कीवर्ड जनरेट कर देता है। हम इसको आसान लफ्जों में यूं याद रखते हैं कि आप प्रॉप्स लिख लें यहाँ पे। अच्छा, ये प्रॉप जरूरी है या मैं ABCD भी लिख सकता हूँ, हम प्रॉप्स ही लिखेंगे यहाँ पे। और फिलहाल इसका यहाँ पे टाइप एरर आ रहा है, तो इसको मैंने फिलहाल के लिए एनी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूं भाई, कर्ली ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए जहां पे मुझे अपने प्रॉप्स रेंडर कराने, मैंने लिखा प्रॉप्स, प्रॉप्स के बाद क्या लिखूं, डॉट
भाई क्या लिखूं, ये बटन टेक्स्ट लिखूं या props डॉट लॉगिन लिखूं? सोच ले, जल्दबाजी में जवाब ना दे। भाई props डॉट बटन टेक्स्ट लिखूं या props डॉट लॉगिन लिखूं? props डॉट btn टेक्स्ट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा भाई? आप जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं पेरेंट कंपोनेंट में, चाइल्ड कंपोनेंट को जो आप रेंडर करा रहे होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट यहां पास करते हैं वो आपके चाइल्ड कंपोनेंट में एक वेरिएबल बन जाता है। इस बात से किसी को कोई इख्तिलाफ है? ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। भाई जो भी एट्रीब्यूट आप यहां लिखेंगे बटन टेक्स्ट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पास करेंगे आपके चाइल्ड कंपोनेंट में, ये क्या होगा भाई? एक वेरिएबल बन के पास हो जाएगा। अब अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो ये यहाँ पे मुझे रेंडर होना चाहिए। क्यों एरर आ रहा था भाई? अभी देख लेते हैं। ये तो एरर तो आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड स्पेसिफाइड डिफरेंट टाइप। अच्छा ये इन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड हुआ है उसका एरर आ रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारा जो है कोड यहाँ चल गया। देखें मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, पेज डॉट tsx में आया, चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने क्या किया, अपने पेरेंट कंपोनेंट में बटन को रेंडर कराया और यहाँ पे मैंने लॉगिन पास किया, सही है। और यहाँ पे लॉगिन को लाके मैंने रेंडर करा दिया और यहाँ पे मेरे पास लॉगिन आ भी रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वही बात, ये चीज तो हमने पहले भी देखी। एक और बार एक काम करते हैं, कंपोनेंट सेम है उसमें डाटा डिफरेंट रख के देखते हैं, देखते आता है कि नहीं। मैं यहाँ दोबारा नीचे आया, मैंने बटन को जो है वो यहाँ पे रेंडर करा दिया। अब क्योंकि बटन एक प्रॉप एक्सेप्ट करता है, मैंने एक बार तो बटन टेक्स्ट लिख दिया, क्या दोबारा वापस से सेम एट्रीब्यूट का नाम लिखूं या कोई नया एट्रीब्यूट भी जा सकता है? सेम एट्रीब्यूट लगेगा। याद रहे अगर आपको यहाँ पे ये चीज पास करनी तो हमेशा बटन टेक्स्ट या एट्रीब्यूट सेम रहेगा, वरना आपका चाइल्ड कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया फॉर एग्जांपल लॉग आउट, सही है, मैंने लॉग आउट लिखा। अब जब मैं क्या किया, कंपोनेंट आपको पता है बटन कंपोनेंट आप बना चुके हैं, बटन का कंपोनेंट बार बार रीयूज हो रहा है, अपनी जिस फाइल में मैं चाहूं उसको रीयूज कर सकता हूं, कंपोनेंट आप लोगों को पता है। लेकिन उस कंपोनेंट के अंदर अगर डाटा डिफरेंट चाहिए, डाटा डिफरेंट चाहिए तो यहाँ पे प्रॉप्स का काम आएगा। इस केस में मेरे पास क्या डाटा आ रहा है, एक बटन के कंपोनेंट में मुझे लॉगिन चाहिए, दूसरे कंपोनेंट के बटन में मुझे लॉग आउट चाहिए। अभी देखते हैं इसको रेंडर करा के, अगर कोई गलती नहीं की हो तो होपफुली ये मेरे पास आ जाएगा। देखें आ गया, ठीक है। मैं जितने बटन्स चाहूं यहाँ पे जो है वो रेंडर करा सकता हूं। आपको कंपोनेंट्स का तो मतलब पता है। अब देखें कंपोनेंट्स के साथ साथ सेम कंपोनेंट है, बटन का सेम कंपोनेंट है लेकिन उसमें डाटा बार बार आ रहा है, सही है। तो जब भी कंपोनेंट सेम हो लेकिन उसमें डाटा डिफरेंट चाहिए हो तो प्रॉप्स वहां बड़े यूजफुल और हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब मैं जितनी मर्जी चाहूं अपने एक बटन कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ। एक हेडिंग का कंपोनेंट होता है भाई, आपके पास हो सकता है सेम लेआउट, सेम कलर्स, हर चीज सेम हो, लेकिन जो हेडिंग हो वो डिफरेंट हो, उसमें जो टेक्स्ट हो वो डिफरेंट हो। तो भाई क्या करेंगे आप, सीधा सीधा एक हेडिंग का कंपोनेंट बनाएंगे, उसमें h1 का एट्रीब्यूट लगाएंगे या टैग लगाएंगे और props डॉट हेडिंग लिखेंगे और आपके पास जो है वो कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछें। या एक काम करें, इस कोड को देखें, कंपोनेंट रीयूज हो रहा है, रीयूज का मतलब एक बार लिख दिया बार बार उसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। और टेक्स्ट भी अलग अलग आ रहा है, जो पर्पस हमारा प्रॉप्स का था वो यहाँ पे अचीव भी हो गया। इसके बाद एक एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे। भाई अभी ये जो मेरे बटन्स हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये हमेशा ब्लू आ रहा है, पहला भी ब्लू है दूसरा भी ब्लू है, मैं 10 बार इसको रेंडर करूं तब भी ब्लू रहेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ये है
कि पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें, पास प्रॉप जिसका नाम होगा, अच्छा कहाँ पास करें कैसे पास करें ये मैं नहीं बताऊंगा, यही आप लोगों का टेस्ट है। पास प्रॉप नेम यानी जिसका नाम हो, फॉर एग्जांपल बटन या कुछ भी बीजी कलर, कैमल केस में होगा, ठीक है। एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर, उसको चाइल्ड कंपोनेंट में आप जो है वो उस कलर की जगह प्रॉप बिठा के देगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, पास प्रॉप, आप एक प्रॉप पास करेंगे बीजी कलर के नाम का, ठीक है। चले यहाँ मैं लिख के देता हूँ इन पेरेंट कंपोनेंट, थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। पेरेंट कंपोनेंट में एक प्रॉप पास करें जिसका नाम होगा बीजी कलर, ठीक हो गया। में उस बीजी कलर के प्रॉप को, बीजी कलर के प्रॉप को आप जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पे आपका बैकग्राउंड चेंज होता है ना, जहां पे, गौर से सुने, जहां पे आपका बैकग्राउंड अप्लाई होता है, थोड़ा दिमाग लगाएं कि बैकग्राउंड, मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो दे दी कि बैकग्राउंड कलर जहां अप्लाई होता है, अब कहां अप्लाई होता है ये आप लोगों के ऊपर, आप किस तरह इसको यूज करते हैं। एक प्रॉप पास करें बीजी कलर के नाम का पेरेंट कंपोनेंट में, जाहिर सी बात है डाटा तो पेरेंट से ही आता है ना, उस प्रॉप को यूज प्रॉप इन चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। और चाइल्ड कंपोनेंट में उसको यूज कर लिया कहां पे, वेयर यू अप्लाई योर बीजी कलर, जहां पे आप बीजी कलर को अप्लाई करते हैं। चले अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है कि आप कितना इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। 5 मिनट है आप लोगों के पास। मेरे पास क्या माइलस्टोन है कि मैं एक प्रॉप पास करूं पेरेंट कंपोनेंट से बीजी कलर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया पेरेंट कंपोनेंट में, इस केस में पेरेंट कंपोनेंट जो है वो मेरा पेज डॉट tsx है, ठीक है। मैं पेज डॉट tsx में आया और यहाँ पे मैंने क्या काम किया, आप मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं। मैं बटन टेक्स्ट से अब काम खत्म हो गया, उसके आगे आया, मैंने स्पेस लगाया और यहाँ पे एक दूसरा प्रॉप पास किया बीजी कलर नाम का। फिलहाल इस दूसरे बटन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। मैंने बीजी कलर नाम का यहाँ पे एक जो है वो प्रॉप पास किया, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं पास कर दूँ अपने कलर का नाम। अब मेरी मर्जी में डायरेक्ट रेड लिख लूँ, मेरी मर्जी में डायरेक्ट यहाँ पे पर्पल लिख लूँ, या मेरी मर्जी के यहाँ पे मैं अपनी टेलविंड CSS की क्लास का नाम लिख लूँ जिस तरह बैकग्राउंड कलर अप्लाई होता है। इट्स अप टू मी। मैंने यहाँ क्या किया, डायरेक्ट क्योंकि टेलविंड CSS की क्लास में पास कर दूंगा ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीजी डैश पर्पल डैश 600 पास कर देता हूँ कि भाई जो मेरा बैकग्राउंड कलर हो वो पास हो बीजी डैश पर्पल डैश 600, और वो जहाँ के अब मैं यूज कर सकता हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। पेरेंट कंपोनेंट में मैंने क्या किया, बीजी कलर नाम का एक प्रॉप पास किया। अब मेरी मर्जी में बीजी कलर में या बैकग्राउंड कलर में सिर्फ कलर का नाम लिखूं या फिर टेलविंड की पूरी क्लास पास कर दूं जिस तरह का मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, ये मेरी मर्जी। मैंने इसको इस तरह लिखा, टेलविंड की क्लास पास कर दी। अब टेलविंड की जब मैंने क्लास पास कर दी ना, तो मुझे इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज करना आसान हो। तो ये मेरा पहला माइलस्टोन अचीव हो गया यहाँ पे, जो था कि भाई पेरेंट कंपोनेंट से एक बीजी कलर नाम का प्रॉप पास करो। सही है, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए ये होगी कि अब हम मल्टीपल प्रॉप्स पास कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉप्स पास भाई इस तरह होते हैं। ये मैंने इंडेंटेशन के लिए लिख दिया, थोड़ा साफ सुथरा लगे कोड। बटन टेक्स्ट लॉगिन मेरा पहला प्रॉप है और बीजी कलर मेरा दूसरा प्रॉप है। ठीक हो गया जी। पेरेंट कंपोनेंट में मेरा काम खत्म हो गया। अब मैं आया चाइल्ड कंपोनेंट में, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं, बटन डॉट tsx में, जहां पे मुझे अपना काम करना है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है इस कंपोनेंट में। या अभी तक हमने जितनी पढ़ाई की, बैकग्राउंड कलर
मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है? बैकग्राउंड कलर मेरे HTML के एलिमेंट्स पे कहां से अप्लाई होता है? क्लास नेम से। भाई क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। बैकग्राउंड कलर क्या है? एक स्टाइलिंग की चीज है, जो भी हम स्टाइल करते हैं क्लास नेम के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे BG ब्लू लगा हुआ है तो क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लगा हुआ है ना, तो अब मुझे क्लास नेम के एट्रीब्यूट में यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमारा दूसरा माइलस्टोन भी हम थोड़ा सा अचीव कर लिया हमने, कि हमें ये पता चल गया कि प्रॉप यूज कहाँ करना है। भाई बैकग्राउंड कलर नाम का प्रॉप पास किया पेरेंट कंपोनेंट में, अब उस पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कहाँ करना है? तो भाई हम पास क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहाँ से अप्लाई होता है? क्लास नेम के एट्रीब्यूट से। ऐसा ही है BG ब्लू 600, इस वक्त कहाँ लिखा हुआ है? क्लास नेम के एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे यूज करना है उस चीज को, अपने उस प्रॉप को क्लास नेम के एट्रीब्यूट में। अब एक टेक्निकल चीज यहाँ पे, ये चीज क्या है? स्ट्रिंग कह सकते हैं हम इसको। क्लास नेम में हर चीज सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आती है ना, ऐसा ही है, सिंगल या डबल कोट्स में आता है। अब प्रॉप्स क्या है? जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट के प्रॉप को यूज करना है या रिएक्ट के प्रॉप को यूज करना है। तो एक चीज हमने क्वार्टर 1 में पढ़ी थी, जब भी स्ट्रिंग को और जावास्क्रिप्ट को या सॉरी वेरिएबल को एक साथ यूज करना हो तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। किसी के जहन में उस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? क्या कहते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स या कॉनकैटिनेशन। सही है। अब यहाँ पे कॉनकैटिनेशन किस तरह होगी? मैं क्लास नेम के एट्रीब्यूट में आया, जहां पे जो है वो मेरी क्लासेस शुरू हो रही हैं, वहां पे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, और जहां पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, जब भी स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की बात होती है, स्ट्रिंग लिटरल्स की बात होती है ना, तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगते, बैक टेक्स्ट लगते हैं। क्या लगते हैं? बैक टेक्स्ट लगते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस भी कर देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा सिंटैक्स है, आप लोगों को ये चीज़ पता है, इसलिए मैंने ये चीज़ अभी यहाँ पे इंक्लूड भी कर दी। तो इससे एक और बात प्रूव हुई कि भाई अभी जो पढ़ाई हो रही है ना, क्वार्टर 1 के कॉन्सेप्ट भूलने नहीं है, याद रखने अपने जहन में। सही है। तो मेरे पास 2 माइलस्टोन अचीव हो गए। पेरेंट कंपोनेंट से पास कर दिया BG कलर नाम का प्रॉप, और उसको अब मुझे पता भी चल गया यूज कहाँ करना है। मुझे पता चल गया क्लास नेम के एट्रीब्यूट में उसको यूज करना है। अब क्लास नेम में हम डबल कोट से सिंगल कोट से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे, अब मुझे जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल चाहिए था, जैसे प्रॉप्स एक जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल और स्ट्रिंग एक साथ यूज करनी तो कॉनकैटिनेशन होती है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग लिटरल्स के लिए सबसे पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और यहाँ पे बैकटिक्स लगा दिया। अब BG ब्लू को मुझे डायनेमिक करना है, BG ब्लू को डायनेमिक करना है। जैसे भाई यहाँ जो BG कलर एट्रीब्यूट में जो पढ़ा हो मुझे यहाँ चाहिए। अभी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये कोड है मेरा, क्या इतनी सी चीज करने से, मैंने यहाँ पे BG पर्पल लिखा है, क्या मेरे बटन का कलर पर्पल हो गया होगा या ब्लू ही होगा? बताएं, ब्लू होगा पर्पल होगा? अभी देख लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। यहां पर मैं आया और ब्राउजर ये रहा, गया ब्राउजर हमारा, ये देखें, जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई पर्पल नहीं होगा ब्लू ही होगा, तो हमारा कलर जो है वो बटन का ब्लू ही है। अब इसको पास करते हैं। अब मुझे BG ब्लू को ही तो डायनेमिक करना है, ये तो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है, तो हर बटन का जो कलर है वो ब्लू ही होगा। मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने लगाया डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, डॉलर का साइन कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्ट्रिंग लिटरल्स का एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्या यूज करूंगा? अपना प्रॉप। सबसे पहले लिखूंगा BG कलर, डायरेक्ट BG कलर लिख दूं,
बीजी कलर लिखूं या props डॉट बीजी कलर लिखूं? props डॉट बीजी कलर लिख देता हूं। अब देखते हैं, अब मेरे बटन का कलर ब्लू हो गया होगा, सॉरी ब्लू ही होगा या पर्पल हो गया होगा? देख लेते हैं, बकौल आप लोगों के पर्पल होगा। तो मैं यहाँ पे आया अपने ब्राउजर पे और बटन ही गायब हो गया। वाह, ना ब्लू रहा ना पर्पल रहा।